नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक जो माउंटेन बिल्डिंग है, पर्वत निर्माण है, उसकी बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बात की थी। बट आज उसी कड़ी के अंदर हम एक और सिद्धांत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, आर्थर होम्स का सिद्धांत, उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्थर होम्स महोदय थे कौन? बेसिकली आज जो आर्थर होम्स महोदय थे, उन्होंने जो माउंटेन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, वो माउंटेन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट 1928 और 1929 के अंदर दिया। ये जो ज्योग्राफर थे, इन्होंने जो समनीय धाराएं हैं, मतलब कन्वेंशन करंट है, समनीय धाराएं मैंने आपको बताया था कि, या अगर ये देखा होगा आपने, इस प्रकार की कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हैं चलने वाली धाराएं, ये क्या कहलाती हैं? समनीय धाराएं कहलाती हैं। और ये जो समनीय धाराएं हैं, इन समनीय धाराओं के बारे में आर्थर होम्स ने बताया कि इनके कारण बेसिकली हमारे जो पर्वत निर्माण है और जो हमारे माउंटेन बिल्डिंग है, हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं और जो हमारे ओशियन है, बेसिकली कहीं ना कहीं वो समनीय धाराओं के कारण या कन्वेंशन करंट के कारण ही बनते हैं। और इसी को आधार रख के, इसी को इन्होंने बेस बना के सबसे पहले जो पर्वत निर्माण के बारे में थे, उनके निर्माण के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया या इनको बताया। तो सबसे पहले जो 1928 और 1929 में जो आर्थर होम्स महोदय थे, उन्होंने बेसिकली बताया कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ बेसिकली सियाल और सीमा से बनी हुई है। सियाल एंड सीमा से बनी हुई है। और जो सियाल है वो अपर पार्ट है और जो सीमा है वो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट है। तो इन बेसिकली इन दो चीज़ों से ये हमारा जो अर्थ है वो बनी हुई है। और जो लोअर पार्ट है, सीमा है, इनको इन्होंने क्या बोला? सबसेट्रम भी बोला। और उन्होंने बोला कि ये जो अपर पार्ट है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और ये जो लोअर पार्ट है, इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी समनीय धाराएं हैं, ये जो हमारी कन्वेंशन करंट हैं, ये जो हमारे, देखो ये रही कन्वेंशन सेल, या जो ये जो कन्वेंशन करंट है जो राउंड शेप में चलती हैं, ये बेसिकली रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण चलती है। और रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ पर है? सियाल के अंदर भी है और सीमा के अंदर भी है। तो फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है, तो फिर ये कन्वेंशन करंट चलती क्यों है? तो इन्होंने इसके पीछे का रीजन बताया। इन्होंने बताया कि जो अपरी क्रस्ट है, जो ऊपरी भाग है, मतलब जो हमारी अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, वो जब टूटते फूटते हैं तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कम टेम्परेचर है। बट यहाँ जो लोअर पार्ट है, मतलब जो सीमा है, यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो कहीं ना कहीं वो कम है ऊपरी भाग की बजाय, बट यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इन्होंने इसके बारे में लोगों ने पूछा कि ये क्या कारण है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जब रेडियो एक्टिव टूटते हैं, ये जब रेडियो एक्टिव टूटते हैं तो टूटने के कारण ये एनर्जी बाहर नहीं जा पाती और यहीं पर ये संचित होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। और जब इकट्ठी होती रहती है तो इस भाग में जब ये एनर्जी इकट्ठी होती रहती है, तो फिर ये ऊर्जा कहीं न कहीं रास्ता ढूंढती है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए रास्ता ढूंढती है। और जब ऊपर जाने के लिए रास्ता ढूंढती है तो ऊपरी भाग में ये क्रस्ट से मिलती है और फिर नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इस प्रकार एक पूरा का पूरा एक सर्कल चलता है। तो ये इस प्रकार कन्वेयर चलती हैं और इन कन्वेयर के कारण ही हमारे जो माउंटेन बिल्डिंग है उनका निर्माण होता है। तो अब इन्होंने जो सबसे पहले तो बताया कि जो हमारी कन्वेंशन करंट है, समनीय धाराएं हैं, वो चलती कैसे हैं। सेकंड, इन्होंने बताया कि जो हमारी कन्वेंशन करंट है वो बेसिकली दो तरीके की है। और दो तरीके की कौन सी हैं? एक तो असेंडिंग करंट है, एक है डिसेंडिंग करंट।
ये असेंडिंग करंट और डिसेंडिंग करंट के बारे में और समझते हैं हम लोग। तो असेंडिंग करंट क्या है, मतलब आरोही धाराएं क्या है जो ऊपर की तरफ चलती हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है बेसिकली, इस अर्थ के अंदर क्या है, ऊपरी क्या भाग था, क्रस्ट था, और नीचे क्या था, सीमा। यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर टूटता रहता है और यहाँ से धाराएं ऊपर उठती रहती हैं। किसके कारण, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है और नीचे ज़्यादा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ चलता है हर एक कोई। जब ज़्यादा से कम की तरफ चला तो ये ऊपरी भाग था, और ऊपरी भाग क्या हो गया, कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया। जब नीचे का, जब गर्म चीज़ या फिर कोई गर्म लेयर जब ऊपर वाली किसी ठंडी लेयर से मिलेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ठंडी हो जाएगी। और ठंडी हो जाएगी तो यहाँ के जो पार्ट थे, यहाँ के जो सब्सटेंस थे, यहाँ की जो रॉक थी, उन रॉक के अंदर क्या हुआ, चेंज भी हुआ, और वो क्या होगी, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, जब हमने रॉक का चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में देखा था। तो इन्होंने बताया कि जो ऊपर की तरफ जो तरंगे चलती हैं, जो कन्वेंशन करंट चलती हैं, उनको असेंडिंग करंट बोलते हैं। और जब ये असेंडिंग करंट ऊपर चलती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, तो क्या होगा, ऊपर जाके ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद क्या होगी, ये अपना जो एरिया है या जो अपनी ये रफ्तार है, उस पे कहीं ना कहीं इनके प्रभाव पड़ता है, और इनकी दिशा पे भी प्रभाव पड़ता है। और दिशा के प्रभाव के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। और जब एक दूसरे से दूर ये जब जाने लगेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर कहाँ पर, इस पार्ट के अंदर एक दूसरे से दूर एरिया जाने शुरू कर देंगे। यहाँ से एक दूसरे से दूर एरिया जाने शुरू कर देंगे, और यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण होगा। यहाँ पर एक बड़े एरिया का निर्माण होगा, और क्या बन जाएगा, ये ओशियन बन जाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार बताया कि असेंडिंग जो करंट है, उन असेंडिंग करंट के कारण क्या है, हमारे ओशियन है या फिर महासागरों का निर्माण होता है। अब सेकंड तरह की जो कन्वेंशन करंट उन्होंने बताई, डिसेंडिंग करंट। और डिसेंडिंग करंट के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जब ये करंट यहाँ से चली तो कहीं ना कहीं ये नीचे भी जाएंगी। तो ये जब नीचे की तरफ जाती हैं, जब ये नीचे की तरफ जाती हैं तो क्या करती हैं, जब नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या करेंगी, यहाँ पर एक फॉर्मेशन करेंगी। और फॉर्मेशन किस प्रकार की करेंगी, भूसन्नति का निर्माण करेंगी। भूसन्नति का निर्माण करेंगी ना। और इस भूसन्नति के निर्माण के कारण या फिर जियोसाइक्लाइन के कारण ही हमारे माउंटेन बिल्डिंग का निर्माण होता है, या फिर इसी एरिया के अंदर हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। अब इन्होंने जो पर्वत निर्माण था उसकी बेसिकली 3 स्टेज बताई। और 3 स्टेज बताई क्या हुई, 3 स्टेज के अंदर इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ये है। इस फर्स्ट स्टेज से आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, इस पिक्चर से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले जब 2 करंट एक दूसरे के अपोजिट आती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ से नीचे की तरफ जाती हैं, तो नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या करेंगी, और जब नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या करेंगी, भूसन्नति का निर्माण करेंगी। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा भूसन्नति। और सेकंड क्या है, क्योंकि एक दूसरे की ऊपर से एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी, तो यहाँ के जो स्थल पार्ट थे और ये स्थल पार्ट थे एक दूसरे के नज़दीक आए। और जब हम लोगों ने भूसन्नति के बारे में देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि भूसन्नति क्या है, एक ऐसा जलीय क्षेत्र है जो एक स्थलखंड और 20 स्थलखंड के बीच का है। तो इसके नीचे क्या हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं कि जो कन्वेयर बेल्ट की तरह जो करंट है वो नज़दीक नज़दीक आ रही है, और नज़दीक नज़दीक आने के कारण क्या होगा, भूसन्नति का निर्माण हुआ। और भूसन्नति का निर्माण हुआ तो सेकंड क्या हुआ, सेकंड स्टेज के अंदर इसी भूसन्नति के अंदर, मतलब यहाँ पर जियोसाइक्लाइन के अंदर धीरे धीरे डिपोजिशन होना शुरू हो गया। और जब इस एरिया के अंदर ये जो हमारा ऊपरी एरिया था, यहाँ पर जब डिपोजिशन होना शुरू हुआ और नीचे इसके ये करंट नीचे की तरफ चल ही रही है,
तो इस डिपोजिशन के कारण इसका वेट बढ़ा, भार बढ़ा ना, और भार बढ़ने के कारण इसका क्या हुआ, ये और नीचे की तरफ गया। जब और नीचे की तरफ गया तो पार्ट ए और जो पार्ट बी थे वो और नज़दीक आए, और इनकी जो स्पीड थी करंट की, जो स्पीड थी वो भी बढ़ी। क्यों बढ़ी? इसके बढ़ने का कारण क्या हुआ, ऊपर की तरफ से नीचे की ओर दबाव लगा, और साथ ही साथ क्या हुआ, दबाव लगने के कारण और साथ ही साथ ये जो ठंडे भाग थे, जब ठंडे भाग इसके साथ कन्वेंशन करंट के साथ लगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आए ना। और साथ ही साथ ये जो रॉक थी, यहाँ पर जो चट्टानें थी, उनकी भी डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी के कारण क्या हुई, वो फैल गई। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या हुआ, इसका एरिया और बढ़ गया। थर्ड क्या हुआ, थर्ड जो स्टेज थी, तीसरी स्टेज में क्या हुआ कि ये जो करंट थी हमारी, ये जो धाराएं थी, उनकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम क्यों होगी? क्योंकि नीचे से जो भी हमारी रेडियो एक्टिव से जो जितनी भी ऊर्जा संचित थी, वो ऊर्जा का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ, और ह्रास होने के कारण जो ऊपर के साथ ही साथ जो ऊपर के जो ठंडे एरिया थे, मतलब पार्ट ए के और पार्ट बी के, मतलब स्थलखंड के जो ठंडे भाग थे, इन्होंने इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, कैप्चर कर लिया, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं यूज हुई, जिसके कारण ये जो हमारी करंट थी वो ढीली पड़ गई, या फिर वो कम हो गई उनकी गति, और जिसके कारण ये जो एरिया था, ये जो ए और बी जो नज़दीक आ रहे थे, वो धीरे धीरे और नज़दीक आए, और इनकी क्या हुई, गति हमारी माउंटेन बिल्डिंग की और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस प्रकार इन्होंने एक बड़े सिंपल तरीके से माउंटेन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझाने की कोशिश की। बट इनकी जो सिंपलिसिटी थी, इनकी जो साधारण तरीके से इन्होंने जो समझाया, उसके बाद इनकी आलोचना भी हुई। और आलोचना का आधार बेसिकली क्या था? आलोचना का आधार सबसे पहले क्या था कि रेडियो एक्टिव, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व थे उस समय तक इनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो ये एक ऑब्जेक्शन हुआ। सेकंड, इन्होंने क्या बताया कि सियाल और सीमा के अंदर रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं वो कम और ज़्यादा है, यहाँ पर इनका ऑब्जेक्शन हुआ। थर्ड, इन्होंने बताया कि अलग अलग एरिया है जहाँ पर कुछ एक एरिया है जहाँ पर हॉटस्पॉट है, या यहाँ पर क्या है कि तरंगे ऊपर की तरफ आ रही हैं और नीचे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर भी इनका ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि ये इन एरिया को, इन हॉटस्पॉट को बताने में असमर्थ रहे। और फोर्थ, इनकी जो कॉन्सेप्ट था रेडियो एक्टिव तत्व का या जो सियाल सीमा का, इसके बारे में कई जस्टिफिकेशन ये देने में असमर्थ रहे, जिसके कारण इनकी और आलोचना हुई। तो इस प्रकार इनका जो पर्वत निर्माण का जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बड़े आसान तरीके से बताया। और इस सिद्धांत के बारे में ग्रीस जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने कुछ रिसर्च की और कुछ प्रमाण इसके बारे में दिए, जिसके बाद इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा चर्चा में रहा और बड़ा प्रसिद्ध रहा। इसी के आधार पर आज भी हम बहुत सारे जो पर्वत निर्माण के कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर सबसे मेन आर्थर होम्स के पर्वत निर्माण के कॉन्सेप्ट को बड़ी वेटेज देते हैं, बड़ा महत्व देते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि इन्होंने जो प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का भी कहीं ना कहीं बेस तैयार कर दिया था। उस सिद्धांत के आधार पर भी हम लोग पर्वत निर्माण का जो कॉन्सेप्ट था उसके और नज़दीक पहुंचे थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, और तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।